नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी के चुनाव के नतीजे आए और चुनाव के नतीजे सभी को हैरान नहीं किया, बल्कि सभी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की आंधी अब साइक्लोन हो चुकी है और इस साइक्लोन में विपक्ष पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा पूरी तरह से उड़ता हुआ दिखा, क्योंकि बीजेपी का दमदार प्रदर्शन, जिस तरह से 36 जो चुनाव नतीजे आए उसमें 33 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई और 40 साल के इतिहास में बीजेपी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। पहली बार 40 साल के इतिहास में बीजेपी विधान परिषद में पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। इससे पहले कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत हुआ करता था और बीच में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बीएसपी की हो, किसी के पास इस तरह का रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन योगी 2.0 की सरकार में विधान परिषद में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी की आंधी को क्या संभालने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कोई रणनीति है, कांग्रेस का क्या हश्र होगा, बाकी बीएसपी किस तरह से आगे खुद को बढ़ा पाएगी, किसी के पास कोई रोड मैप है, कोई रणनीति है खुद को बेहतर साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने। इसी पर बड़ी बहस, बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में बीजेपी का झंडा बुलंद। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी का दिखा दम। 40 साल में पहली बार बीजेपी के नाम रिकॉर्ड। बीजेपी की आंधी में सपा हो गई ध्वस्त। पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत। सीएम योगी के दमखम से यूपी में फिर बीजेपी की बनी सरकार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी रुक नहीं रही, बल्कि विधान परिषद में आंधी साइक्लोन बन चुकी है। जी हां, विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी को 33 पर जीत मिली और अखिलेश यादव का नए सपा का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव हुआ। 36 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। विधान परिषद में भी बीजेपी को अब पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 40 साल में किसी पार्टी को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिला है। बीजेपी के नाम दर्ज हो गया एक बड़ा रिकॉर्ड। बीजेपी के इस रिकॉर्ड से पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं, इनमें से 36 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। छत्तीस सीटों के लिए चुनाव हुआ। 27 सीटों के लिए मतदान हुआ। 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते और 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा हुआ। चुनाव नतीजे के बाद यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 67 सदस्य हो चुके हैं और पहली बार 40 साल में पूर्ण बहुमत बीजेपी के साथ है। बीजेपी की आंधी के सामने अखिलेश का नया सपा ध्वस्त होता दिखा। बीजेपी की प्रचंड जीत से विपक्ष जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता जैसे बिखरता जा रहा हो। मतलब साफ है, यूपी में बीजेपी की ही अभी धाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बीजेपी का दमदार प्रदर्शन, साफ तौर पर कहा जाएगा कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, बीजेपी ने अपने प्रदर्शन की बदौलत एक तरह से साफ कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने कोई नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने विपक्ष का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखा और विधान परिषद के चुनाव में भी कुछ इसी तरह के हालात दिखते नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी की अभी पूरी तरह से पकड़ है
बीजेपी की धाक है, बीजेपी की सरकार है, योगी 2.0 की सरकार में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो मानकर चलिए जनता में सबसे बेहतरीन पकड़ बीजेपी की ही रहने वाली है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्पना चौहान, प्रवक्ता बीजेपी की। अल्पना चौहान, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके बाद यतेंद्र कसाना, चलिए अब अल्पना जी भी नहीं जुड़ी हैं। प्रेम कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम जी आपका स्वागत है। आरएलडी के प्रवक्ता यतेंद्र कसाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र कसाना, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी के पास आते हैं। प्रेम जी, एक बात बताइए, विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया। वैसे कहा भी जाता है कि जिसकी सत्ता होती है विधान परिषद के चुनाव के दरमियान ज़्यादातर सीटों पर जीतने का रिकॉर्ड भी उसी पार्टी के खाते में जाती है। ऐसा नया क्या है कि विधान परिषद पर हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, एमएलसी चुनाव को इतनी तवज्जो दी जा रही है? क्या ऐसी खास बात है इसमें सर? गौरी जी, खास बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अब जैसे आप बता रहे कि 40 साल पहले कभी विधान परिषद में जो रिकॉर्ड हुआ करता था कांग्रेस के पास, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये 40 साल लगे हैं कांग्रेस से स्विच ओवर होने में, बीजेपी तक आने में। ये बीजेपी के लिए उपलब्धि की बात है। और दूसरी बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पार्टी जीतती है उसके हक में फैसले आते हैं। पुरानी बात आप याद करें तो जब मुलायम सिंह जीते थे तब 36 में 24 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हाँ। जब अखिलेश जीते तो 36 में 31 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। जब बीएसपी की मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकार में थी, तब जब चुनाव हुआ तो 36 में 34 बीएसपी ने जीती। यानी हम देखें कि ये जीत बीजेपी की बड़ी है, फिर भी वो बीएसपी की मायावती जी वाली जीत से बड़ी नहीं है, उससे एक भी कमी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर पार्टी के पास ऐसा रिकॉर्ड वाला अवसर आया है जबकि वो गौरवान्वित हो सकती है। ये समय भारतीय जनता पार्टी का समय है, उसके लिए गौरव करने का समय है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद विधान परिषद में भी वो तो क्या प्रेम जी इस बात को भी माना जाए फिर कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में जो चुनाव के नतीजे हैं, विपक्ष का पूरी तरह से बुरा हाल दिख रहा है। खास तौर पर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुपड़ा ही साफ हो गया विधान परिषद में। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसका आधार पूरी तरह से खिसकता हुआ नजर आ रहा है? कितनी बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए खुद को स्थापित करना उत्तर प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो अच्छा होगा कि बीजेपी ये मान ले कि उसके पास कोई विपक्ष ही नहीं, तब समाजवादी पार्टी और बेहतर तरीके से बिना किसी दबाव की तैयारी करेगी। हाँ। तो आज कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, विधान परिषद का चुनाव केवल समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो रिजल्ट जो भी है, लेकिन मुकाबला तो वही कर रही है। इसलिए बीजेपी इस बात पर खुश हो सकती है कि उसके मुकाबले विपक्ष नहीं है और सब समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बात के लिए खुश हो सकती है कि बीजेपी के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टी कहीं नजर नहीं आती। तो दोनों के लिए अपना अपना नजरिया है। चुनाव परिणाम के रूप में नहीं आज विधान परिषद का चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के हक में, लेकिन हमने पहले भी कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की सियासत की प्रवृत्ति रही है कि जो विपक्ष में होता है उनके पास सीटें विधान परिषद के चुनाव में 36 में बहुत कम रही हैं। 34 सीटें बीएसपी ने जीती थी, या खुद अखिलेश यादव जी के समय में 31 सीटें जीती गई थी। तो ये प्रवृत्ति रही है, इसमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात और मैं जानना चाह रहा था आपसे प्रेम जी, कि क्या विधान परिषद के चुनाव के आधार पर समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा सकता है कि उसका सुपड़ा साफ हो गया? अब प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, खास तौर पर एक व्यंग के तौर पर विपक्ष, जो समाजवादी पार्टी का जो विपक्ष है वो कहता भी रहा है कि नया समाजवाद का जो फार्मूला दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर जनता की जो मुहर है पूरी तरह से फेल के तौर पर लग चुकी है, वो नहीं चलने वाला। वो देखिए गौरी जी, इस चुनाव में वोटर कौन रहे
कितने रहे, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हाँ, 1.25 लाख वोटर कुल मिलाकर के रहे 36 हाँ, सीटों, हाँ, तो 1.25 लाख वोटर में, और ये अच्छी बात है कि लगभग 98-99% वोटिंग हुई है, तो यानी सबके सब ने वोट भी किया है। तो उसमें अगर अधिकांश के वोट बीजेपी के पास है, तो बीजेपी ये सोच सकती है कि इसका जो वोटर का क्लास है, तो जाहिर है कि पढ़ा लिखा है, कम से कम किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिटी हासिल है, वो क्लास है, तो उसमें उनकी पकड़ मजबूत हुई है, और समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है या कमजोर है, ये दो बातें स्पष्ट हैं। लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न तो वोटों की संख्या में, 1.25 लाख की सैंपलिंग में, और न ही वोटर का जो नेचर है उसमें। इसलिए इसको पूरे उत्तर प्रदेश में हम इक्वेट करके नहीं बोल सकते इस चुनाव से। हालांकि दोनों चुनाव जब आप मिलाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद, तब बीजेपी के हक में बोला जा सकता है कि माहौल बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में है। चलिए ठीक है प्रेम जी, बहुत अच्छी जानकारी। मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊँगा। इस वक्त और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे पहले मुखातिब बोलें। अल्पना चौहान इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता। अल्पना चौहान जी स्वागत है आपका। यतेंद्र कसाना जी स्वागत है आपका। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ओंकार नाथ जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। अल्पना चौहान के पास आ रहे हैं। अल्पना जी, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामना कि विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत, प्रचंड जीत, और साथ ही साथ देखिए विधान परिषद में भी सभी का सुपड़ा आपने साफ कर दिया। 40 साल के बाद बीजेपी ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस पार्टी के बाद कि कम से कम विधान परिषद में आप लोग पूर्ण बहुमत में आ गए हैं 100 सीटों में। मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या बीजेपी जिस तरह से आंधी बनी हुई है, साइक्लोन में परिवर्तित होती जा रही है, क्या विपक्ष को साफ कर देने से बीजेपी खुश है, या फिर बीजेपी को लगना चाहिए कि विधान परिषद के जीत के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आम चुनाव को लेकर? इस तरह सोचते हैं इसको आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी। देखिए, हम लोगों को ना कोई फर्क पड़ता है कि विपक्ष खुश है या नाखुश है। हमें फर्क पड़ता है जनता कितनी खुश है, जनता हमसे क्या चाहती है। हम लोग जनतंत्र में विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, और ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों का ही प्रतिफल है कि आज ये कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आया है। नंबर 1 विषय। नंबर 2 विषय, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हमारी पार्टी का यह नेचर नहीं रहा, यह स्वभाव नहीं रहा कि किसी जीत से हम खुश हों, या हमें वो अटल जी की लाइन याद है हमें कि ना जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में, जो संसद में उन्होंने गाई थी, जब हमारे 2 लोग हुआ करते थे और विपक्ष हम पर हंसता था। आज हमारे 2 से ज्यादा हैं, तो आज हम दूसरों पर नहीं हंसते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम जनता की चिंता करते हैं, जनता की चिंता करते रहे थे और जनता की सदैव चिंता करते रहे। चलिए ठीक है, मतलब अभी आप लोग कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते, अभी तो बड़ी जीत हुई है, ठीक है। कहना क्या है, देखिए जनता का आशीर्वाद है, ये जनता का प्रतिफल है। हमें 2014 में मिला, 2023 में मिला, 2022 में मिला, और विधान परिषद में मिला, तो ये जनता का आशीर्वाद है। हमें जिन लोगों ने चुना है वो योगी जी की लोक चलिए ठीक है, खुश होकर ही हमारे हिस्से दिया है। हाँ चलिए ठीक है अल्पना चौहान, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, शायद ठीक हो जाए थोड़ी देर के बाद। ओंकार नाथ जी के पास में आता हूँ। ओंकार जी बताइए, तो बहुत ही ऐतिहासिक जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की जा रही है, विधानसभा से लेकर विधान परिषद सब जगह पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंपेयर करने के बाद कि ठीक है इसके पहले कांग्रेस की सरकार में पूर्ण बहुमत में विधान परिषद में है ना किसी पार्टी का रहा, इस बार बीजेपी को, जैसा कि प्रेम जी कह रहे हैं कि 40 साल लग गया बीजेपी को उस पोजीशन को हासिल करने में। क्या यही सब बातों से आप लोग खुश होते रहेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ अलग तरह की प्लानिंग रणनीति पर काम कर रहे हैं आप लोग? बताइए सर। गौरी शंकर जी, एक तो सबसे पहले जो लोग जीते हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि सदन की मर्यादा को रखते हुए वो लोग सदन की गरिमा को बढ़ाएं और
बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। देखिए, ये पिछले 3-4 बार से कुछ ऐसा चल रहा है कि लोकल बॉडीज का चुनाव जिसकी सरकार होती है उसी का हो जाता है, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो इसमें भाजपा रही हो। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसको जीत नहीं मानते हैं। लेकिन जो सबसे चिंता वाली बात है, जो हम समझ नहीं रहे हैं, हम विधान परिषद की गरिमा को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जिस तरह की बहस विधान परिषद में हुआ करती थी और जो नेता हुआ करते थे, चाहे वो आप समझिए कि हरिकृष्ण अवस्थी रहे हों, ओम प्रकाश शर्मा जी रहे हों, मानधाता सिंह रहे हों, पंचानन राय रहे हों, जब उत्तर प्रदेश का डिवीजन नहीं हुआ था तो इंदिरा हृदय थी, जगदम्बिका पाल थे, समझे आप। जी। और ये क्या कहते हैं, एक तो यज्ञदत्त शर्मा थे, लालजी टंडन थे, शत्रुघ्न प्रकाश थे, दिनेश शर्मा जी जो है इस समय, वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल थे, जो कि विपक्ष को और पक्ष को ऐसा लेके चलते जैसा लगता है कि दोनों उनके भाई बहन हो, दोनों भाई हों, एकदम इस तरह से कोई मतलब होता था। तो ये जो चीजें हैं वैसी पर्सनैलिटी सब इसमें दिख नहीं रही है। ओम प्रकाश शर्मा जी जब तक थे तब तक लगता था सदन में कोई बहस करने वाला है। जब वो दिवंगत हो गए, चुनाव हार गए बेचारे, दिवंगत हो गए, अब विधान तो ओंकार जी जनरेशन भी बदल चुका है ना, पॉलिटिकल जनरेशन भी बदलता जा रहा है, तो लोग अलग टाइप के लोग तो आएंगे उसमें। इस जनरेशन में गौरीशंकर जी, दिनेश शर्मा जी तो हैं, उनकी काबिलियत तो आप भी प्रश्न उठा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग उसके अंदर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब विधान परिषद में आप आ रहे हो, आपको पढ़ना चाहिए, योग्यता को सिद्ध करना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, कुछ हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो जीत के आए हैं उनके कौन सी योग्यता है और वो कैसे वो वहां पर परफॉर्म करेंगे, या पिछली बार जब जीते तो क्या परफॉर्मेंस उनकी थी, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये देखिए, आप योग्यता पर ओमकार भाई सवाल ना उठाएं। जिन आपके टिकटार्थियों की जमानत जब्त हुई है, वो किस प्रकार की बयानबाजी चुनावी प्रचार प्रसार में कर रहे थे? क्या विधानसभा के समय किसी प्रकार का कोई पैरामीटर सेट था क्या आपके पास में? सुनिए, ये किस आधार पे आप किसी व्यक्ति की योग्यता पर टिप्पणी कर सकते हैं? बहस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहस की बात आप भी जान रही होंगी, मेरा इशारा किसकी तरफ है, हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। तीसरी चीज जो देखने की है, इतनी बड़ी सफलता आपको मिली, लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में तो आप हार गए, और वो भी ऐसे आदमी से हारे। देखिए, उस हार का एक सकारात्मक स्वरूप भी है। बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। जी, दीजिएगा। तो आप उसको देख लीजिए कि आप वो भी देख लीजिए जो आप जो जीते हैं उनकी जगह पे, जहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो, वहां पे आप देखिए 3 विधान परिषद की सीटें आप हार गए। तो आप ये क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। मैसेज इसका ये जा रहा है क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और देखिए हमारी मशीनरी, हमारा शासन प्रशासन पूरी तरीके से ईमानदार और दुरुस्त है। वो तो दिख रहा था, 9 जगह आपने पर्चा नहीं दाखिल करने दिया लोगों को, वो दिख रहा। सुन लीजिए, नहीं गलत, सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए। मेरठ गाजियाबाद में सुनील रोहटा जी ने अपने पिताजी का नाम गलत लिखा था। अगर समाजवादी की सरकार होती या कांग्रेस का राज होता तो उसका 5 मिनट में पर्चा रद्द कर दिया जाता। लेकिन ठीक है, आते हैं अल्पना चौहान आते हैं। देखिए एक बात तो तय है कि विधानसभा में ऐतिहासिक जीत, विधान परिषद में ऐतिहासिक जीत। अब जीत कर कैसे लोग जा रहे हैं विधान परिषद को, किस तरीके से संभाल पाएंगे, तो खैर वक्त की बात है ओंकार जी, मुझे लगता है थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, एक चीज से मैं सहमत हूँ ओंकार जी, एक बात से सहमत हूँ कि विधान परिषद जहां भी है सर, जहां भी विधान परिषद है ना, वो अपनी अहमियत खोता ही जा रहा है। जी। आजमगढ़ से एक तेज बहादुर सिंह हुआ करते थे जो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ओंकार जी आपने। एमएलसी लड़े और वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े। आप सोचिए कैसे वो ओंकार जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं पूछ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बारे में तो कुछ बताइए। आप लोग सब इतने बड़े प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अच्छी बातें करते हो डिबेट पर आकर के, लेकिन ये अच्छी बातें जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। सुनिए, सत्य की जगह पे चलना बहुत कष्टदायक होता है, और हर चीज हलवा ही नहीं मिलता जाता है। कभी कभी परीक्षाएं भी होती हैं, उससे डरना नहीं चाहिए। जनता ने जो फैसला किया उसको सुधार करना चाहिए, और अपनी गलती को सुधार रहे हैं। अब हम रोज आपको बताते रहेंगे आज हमने ये सुधारा, कल हमने ये सुधारा, इससे नहीं चलता है। तो 32 साल से सुधार ही रहे हैं सर, मतलब कभी तो एग्जाम में पास कर जाइए सर आप लोग। नहीं, उस 32 साल में प्रदेश में भले न सुधरे हो, लेकिन देश में तो कई बार सुधरे।
तो इसलिए 32 साल को किनारे रख के रखिए। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसमें कांग्रेस नहीं निकल पा रही है, लेकिन कांग्रेस निकलेगी, उसकी चिंता हमें है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। प्रवक्ता आरएलडी के यतेंद्र कसाना जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजकल थोड़ा मीडिया उडिया से दूर हैं। आप क्यों यतेंद्र कसाना जी, इसका जवाब थोड़ा दीजिएगा कि आरएलडी वाले क्यों समाजवादी पार्टी का ठेका लें? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता तो आते नहीं हैं, आजकल डिबेट में बैठते नहीं हैं, हर जगह से पता नहीं कहाँ से उनको आदेश दिया गया है कि आप लोगों को बैठना नहीं है। तो आप लोग क्यों ठेका ले रहे हो कि चूंकि हम लोग तो पूछेंगे ना, तो सिर्फ आरएलडी के बारे में पूछूंगा नहीं, है ना, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर सबके बारे में बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये आपने सहज तरीके से ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि ठीक है आरएलडी के प्रवक्ता को बुलाया गया है, जो भी सवाल होगा वो गठबंधन के हिसाब से मुझे जवाब देना होगा। बताइए सर। देखिए गौरीशंकर जी, आप कह रहे हैं ठेका लेना, ठेका की बात तो ठेका तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग लेते रहे हैं। हाँ। और ठेकेदार लोग जो जीत पहुंचे हैं, और हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ। और गठबंधन जो धर्म है उसे हम निभा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने बुलाया, हम लोग आ गए। ये सच बात है, ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनको बीच में टोका। मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, हमने इसी टीवी पर, इन्हीं मीडिया में, इन्हीं अखबारों में पढ़ा और फोटो देखे हैं, वीडियो देखे हैं कि किस तरह से लोगों को पर्चा दाखिल करने से रोका गया, कपड़े उनके फाड़ दिए गए। उससे पहले चुनाव में जब महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनकी साड़ियां खींची गई। तो ये जो लोकतंत्र का नया स्वरूप, जिसमें आपने भी कहा कि लोकतंत्र बदल रहा है, तो ये जो लोकतंत्र का नया स्वरूप हम लोगों को पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, ऐसा हम लोगों ने भी आज तक नहीं देखा। नहीं बदल रहा है, मैं इसलिए बोला था सकारात्मक मेरा बोलने का मतलब था रूप उसका सकारात्मक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सकारात्मक से मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि साहब सरकार जो बहुत अच्छा काम करी, जब करेगी तो हम उसके लिए कहेंगे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीजें खराब हुई वो भी हमें देखनी चाहिए कि लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करके, किस तरह से पुलिस की लाठी से जबरदस्ती किस तरह से वोट लिया गया है, ये सबको पता, अखबारों में हमने पढ़ा और फोटो भी देखी है। तो बुलडोजर लोगों के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए, पुलिस लोगों के घर जाकर खड़ी हो गई। तो लोग जो वोट देना चाहते थे समाजवादी पार्टी या गठबंधन के लोगों को, उनको किस तरह से डराया गया, सबको पता है किस तरह की जीत है। इसलिए बहुत खुश होने के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसाना जी की विधानसभा चुनाव में आप लोग हारे नहीं, हराया गया आप लोग को। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी नहीं है। आज वो लोग सत्ता में, कल दूसरे लोग सत्ता में आएंगे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या यतेंद्र कसाना जी, विधानसभा विधान परिषद के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि आप लोग हारे नहीं बल्कि हराया गया आप लोग को, इसमें कौन सी नई बात है? आप देखिएगा हमारे गठबंधन में 35 सीटें ऐसी जो 1000 से कम वोट से 80 से 82 सीटें ऐसी हैं जो 2000 वोट के अंदर हारे हैं। लोगों को ये कहा गया क्या प्रेम जी क्या लगता है? देखिए विपक्ष के साथ देखिए हम लोग बहुत एक बड़ा पता नहीं इसके पीछे क्या तर्क होता है इनका, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जब ये लोग हार जाते हैं, या कोई भी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इसको हर तरफ को तब तक नहीं आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, मैं हर पार्टी को इसमें शामिल करता हूँ कि जब कोई बड़ी पार्टी हार जाती है तो ठीकरा फोड़ा जाता है जीतने वाली पार्टी के ऊपर। यहाँ पर भी यतेंद्र कसाना यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग हारे नहीं, हराया गया, हर जगह रोकने की कोशिश हुई, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन आप मानते हैं प्रेम जी कि बीजेपी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का वक्त है और बीजेपी बेहतर मतलब नतीजे बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, तो फिर कसाना साहब कैसे कह रहे हैं कि हम लोग हारे नहीं बल्कि हराया गया? एक तरह से मैंडेट का खुलेआम मजाक हुआ ना प्रेम जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये जो बातें कही जाती हैं, आप पिछले 6 साल पहले के नेताओं के बयान देखिए, उससे पहले 6 साल की हमने पहले भी बताया कि दूसरी पार्टियां भी, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने 34 सीटें जीती थी 36 में, तो उस समय विपक्ष के लोगों ने तब भी यही कही थी और कुछ एक घटनाएं हुई थी। तो कुछ एक घटनाएं होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी सीटों पर गलत तरीके से ही हुआ, कुछ
शिकायतें हैं, 214 शिकायत हैं, तो ये शिकायत हर बार बनी रही है। तो और सत्ता के इस्तेमाल की शिकायत बीजेपी के ही खिलाफ नहीं, उससे पहले समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी बनी। तो ये कोई नई प्रवृत्ति नहीं है कि हम आज जो शिकायत कर रहे हैं उनको गलत ठहराएं, या पिछले पहले जो शिकायतें की गई थी उनको गलत ठहराएं। सही तो बात यह है कि जो भी सत्ता आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में जाए तो संकल्प ले ले कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर बात होगी। तो ऐसा नहीं होता है, ये दोहराया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत का आईना दिखता है कि जब हार जाती है तो जाहिर बात है जो पार्टी हारती है वो जो पीड़ा महसूस करती है उस पीड़ा को सत्ता में आने के बाद में भूल जाती है। ये फैक्ट है। चलिए सर आप सब बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं और चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जीत तो खैर अपनी जगह सही है, जीत हार सब कुछ सही है, लेकिन किस पार्टी पर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बीजेपी की प्रचंड जीत और बीजेपी की जीत के बाद जीत जो आंधी, एक तरह से जीत की आंधी आई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। विपक्ष अपने आप को कैसे स्थापित रख पाए उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पर, एक बड़ा सवाल उसके लिए बना हुआ है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी की प्रवक्ता अल्पना चौहान के पास चलते हैं। अल्पना, एक बात बताएं, ठीक है बीजेपी हर जगह इस वक्त जीत दर्ज कर रही है, बड़ी जीत दर्ज कर रही है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जोश आप लोग का हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जोश इतना हाई हो जाए कि सामान्य से सामान्य चीज़ों पर जो बड़ा वर्कआउट करने की उम्मीद होती है सरकार की तरफ से, उन सब चीज़ों से फोकस आप लोग का ख़त्म हो जाए। आप लोगों को वादे याद हैं, जो वादे आप लोग किए हैं, जो संकल्प पत्र या फिर तमाम मैनिफेस्टो में किए गए वो याद हैं। उन वादों को भी याद कीजिए जिन वादों के आधार पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 111 सीटें उसके खाते में आई है, वो भी जनता की उम्मीद है। इन सब चीज़ों से आप लोग परे तो नहीं हो रहे हो, सिर्फ जीत का जश्न खुशी मना करके, है ना, कितने दिन बीत गए, इससे बाहर कब निकल पाएगी बीजेपी? गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निरंतर जनता के प्रति समर्पित भाव से अपने कार्य को करता रहता है। अक्सर मीडिया एजेंसियां हम लोगों को कहती हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आप इस बात का उदाहरण देख लीजिए कि हम लोग किसी प्रकार का ना तो घमंड करते हैं, ना किसी पशुपेश में जीते हैं, ना हम लोग किसी परिवारवाद से प्रेरित पार्टी हैं। हम लोग तो गरीब तबके से उठा हुआ कार्यकर्ता, उसको कहीं भी स्थान मिल जाता है, वो पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंच जाता है, अपनी मेहनत से पहुंचता है। हम लोग जनतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता के दर्द को समझते हैं और निरंतर हमारी लाभकारी योजनाएं जनता के लिए कार्य कर रही हैं और सदैव करती रहेंगी। और बहुत जल्दी इसका आपको उदाहरण 2024 में देखने को मिल जाएगा कि अभी फिलहाल के कार्यकाल का क्या असर 2024 में नजर आएगा, ये जनता बहुत जल्दी बता देगी। नहीं, 24 में मतलब लोकसभा चुनाव की बात ही तो कर रही है ना आप, अल्पना चौहान। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम लोग के ऊपर आरोप लगते हैं कि हम लोग चुनावी मोड में हमेशा होते हैं, उस लिहाज से काम करते हैं। तो फिर क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि 100 दिन का टारगेट तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या मजबूरी है कि 2 साल का नाम आप लोग जरूर लेते हैं कि लोकसभा 2024 में दिख जाएगा कि जनता किसे चाहती है। मतलब है तो आप लोग चुनावी मोड में ही, उसी हिसाब से काम हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल का कोई किसी प्रकार का कोई एक टारगेट नहीं है। हाँ। देखिए, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जनता कितनी खुश हुई, कितनी दुखी हुई, क्या असर उनका हमारे कार्यों से, किसी भी पार्टी के कार्य से पड़ा, वो चुनाव के नतीजों के आधार पर ही तय होता है। तो इसलिए चुनाव का उदाहरण 2024 का उदाहरण दिया जा रहा है या मैं दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, 100 दिन का जो टारगेट था आप लोगों का, देखिए डिबेट थोड़ा ओपन हो चुका है, किन्हीं को अगर लगे कोई सवाल कुछ गलत बोल रहा है तो बोल सकते हैं बीच में। ये 100 दिन का जो टारगेट आप लोगों का है, 100 दिन के टारगेट में बहुत सारे काम दिए गए, कामों का बंटवारा किया गया। मुझे 2-4 काम बताइए थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब सुनिए तो मैं न्यूज चैनल में ढूंढता हूँ, कोई काम नहीं दिखता है, अखबारों में ढूंढता हूँ नहीं दिखता है, गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ वो भी नहीं दिखता है। कुछ फैसले जरूर उसमें दिखते हैं, काम जमीन पर क्या क्या दिख रहा है मुझे बताइए थोड़ा सा। ऐसा दंगाइयों पर, उत्पातियों पर, हाँ बुलडोजर वाला दिख रहा है मुझे। बुलडोजर तो चल रहा है ना, आप बताइए
बुलडोजर आपको सबसे ज्यादा इंडिया वॉइस दिखाता है, सबसे ज्यादा समाज की बात इंडिया वॉइस करता है, जनता के मुद्दों की बात इंडिया वॉइस करता है। नहीं, वो अलग बात आप है, लेकिन बताइए, क्या सिर्फ बुलडोजर चला करके सरकार की छवि को बेहतर किया जा सकता है? जनता पूर्ण सिर्फ बुलडोजर तरीके से चलेगा और भारतीय योगी 2.0 और तेज तर्रार सरकार के तौर पर जानी जाएगी, या फिर जो वादे किए गए हैं उन वो वादे जमीन पर दिखनी चाहिए। वादे तो बहुत तरह की थी ना भारतीय अल्पना जनता चौहान, सिर्फ पार्टी- बुलडोजर चलाने का थोड़ा ही था। गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर काम करती आई है। 2014 में हम विकास के मुद्दे पर आए, 2019 में हम विकास चलिए के ठीक है, मुद्दे पर मैं आए। भी ज्यादा सवाल और इस पर सबसे नहीं प्रथम पूछना एजेंडा चाहूंगा। मुझे हमारा लगता है विकास है, सिर्फ और सिर्फ। ये ज्यादती भी हो जाएगी कि मैं ज्यादा सवाल इस पर करूं। अभी तो सरकार बने कुछ दिन फिर हुए विपक्ष हैं, कहेगा कि थोड़ा आप- सा कि आप इंतजार अल्पना करते जी से हैं। ज्यादा और सवाल करते और हैं। सुनिए अल्पना चौहान जी, 100 दिन का तो मैं ऐसे ही जी। इंतजार कर रहा हूं ना। एक एक लिस्ट मैंने भी बना रखे हैं 100 दिन की, कि क्या क्या वादा आप लोग किए हैं और 100 दिन में सारी चीजें पूरी होती है या नहीं होती। 2-4 चीजें तो मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है। बुलडोजर की चर्चा खूब है। मैं आऊँगा ओंकार जी के पास आता हूँ। ओंकार जी बताइए, बुलडोजर एक ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसा हथियार हो गया, सियासी हथियार हो गया कि अब देखा देखी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए बुलडोजर को लेकर। मुझे थोड़ा सा बताएं, बुलडोजर पर ही थोड़ी सी राजनीति आप लोग कर लें सर, थोड़ी सी तो मजबूत हो जाए कांग्रेस। कुछ तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा रहे, क्योंकि हर मुद्दे पर थोड़ा फेल हो रहे हैं आप लोग। फेल नहीं है आप लोग, मुद्दा अच्छा उठाते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, फेल नहीं है, गौरीशंकर जी, लेकिन ट्रस्ट लाइन बढ़ नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाएं जहां पर लगता है कि जैसे अब बुलडोजर वाला मसला है, बुलडोजर को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा प्रभावित होइए। छत्तीसगढ़ है ही आपके पास, राजस्थान है ही, तो क्यों नहीं करते आप लोग सर? हम वो नहीं करते हैं जो ये करना चाहते हैं। हाँ, हम बुलडोजर से किसी को दबाने की कोशिश नहीं करते। कानून है, वो अपना काम करेगा। बुलडोजर से दबा के आपने अपराध को क्या कंट्रोल कर लिया? कहाँ किया आपने? आप बता दीजिए कहाँ किया? रोज आए दिन तो हत्याएं हो रही हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं। अभी आज ही अखबार में निकला है कि केंद्रीय गृह मंत्री केनी जी जो है, उनके लड़के को कोई खिलाफ जो गवाही देने जा रहा था उसको रिवॉल्वर से मार के घायल कर दिया गया, और रिपोर्ट लिखा रहा है तो पुलिस कह रही है कि ये तो रोड रॉबरी हुई है। जो बोल रहा है कि हमको मारा उन्होंने और वो बयान नहीं ले रहे हैं उसको, तो ये तो दादागिरी जो हो रही है वो सामने दिख रही है, उसको कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज जो आपने बताया 100 दिन टारगेट, मेरा ये मानना है कि टारगेट देने से काम होते नहीं है बल्कि और गड़बड़ हो जाते हैं। क्योंकि टारगेट देने में क्या होता है, अधिकारी भी घबराने लगते हैं कि 100 दिन में हमें ये काम करना हो, काम कुछ नहीं हो पाता है। जैसे पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया था कि 100 दिन में जो है गड्ढा मुक्त सड़कें खत्म हो जानी चाहिए, और एक भी नहीं हो पाई। तो इसी तरह से अभी जो चल रहा है कि उसमें हो क्या रहा है, सारे मंत्री जो है खाली अखबार में खबर लगवाने में निकले हुए कि उन्होंने वहां मुआयना किया, उन्होंने वहां किया। अब अरविंद शर्मा जी का लीजिए, नगर विकास मंत्री हैं, वो ऊर्जा मंत्री हैं। नगर विकास मंत्री कहते हैं कि सवेरे 5 बजे से सफाई शुरू हो जानी चाहिए, अधिकारी जाके वहां देखें। अब अधिकारी परेशान है कि मेयर की सुने कि इनकी सुने, और डायरेक्ट ये स्वायत्त संस्था है ना, आप मंत्री को डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए। जब मेयर आपने बनाया, इतना बड़ा इलेक्शन होता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से बड़ा होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं ओंकार जी कि इस 100 दिन वाला जो टारगेट उसी तरह का है। हाँ। जैसे हम लोग 9th 10th में होते थे पढ़ने के लिए, तो हर दिन रूटीन बनाते थे कि 1 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर है ना, फिर साइंस पढ़ेंगे, और मैट्रिक की परीक्षा आते आते तक वो सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता था। फिर अगर आपको टारगेट बनाना ही था तो आप सबसे पहले मेयर्स की बैठक करते, उनकी समस्याओं को सुनते, उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते, ताकि जो आप काम चाहते हैं वो काम कायदे से होता है। ये बात सही है। अल्पना चौहान क्यों दिक्कत नहीं, ये सवाल तो ओंकार जी का सही लग रहा है कि आप लोग आप कुछ लोग जो है, कुछ लोगों ने 100 दिन का टारगेट तय कर दिया। अब टारगेट जिसके लिए तय किया गया है, क्या उस विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, क्या उस पर वर्कआउट किया गया? शासन को देखा है, शासन को मैंने बहुत करीब से देखा है। शासन में क्या होना चाहिए, आपके ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी जो करते थे, वही आप सीख लिए तो बहुत कुछ कर लेंगे। राजस्थान में इनकी सरकार है, 80 लाख की लूट ज्वेलर से दिन दहाड़े सड़क चलते हुई है। 80 लाख की लूट। जोधपुर जैसे
एक बड़े सिटी में। तो आप देखिए जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये अपना ज्ञान वचन वहाँ नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पूरा ज्ञान उत्तर प्रदेश के लिए समेट के लाते हैं। करना है, आप वहाँ करिए। उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया तरीके चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ राजस्थान की चिंता कीजिए, ये आप करिए। आप छत्तीसगढ़ राजस्थान की चिंता कीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत दुरुस्त है। आप करिए, हम तो उत्तर प्रदेश ही करेंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमसे राजस्थान से क्या मतलब? राजस्थान के किसी शहर को हम जानते नहीं। हम यहाँ न्यूज में पढ़ लिया तो हो गया। सरकार हमारे होने का मतलब क्या हो गया? सरकार है, थोड़ा अपने आला कमान को भी वहाँ ज्ञान दीजिए। चुनाव के समय ही आप लोग प्रदर्शन के लिए उतरते हैं। सरकार जो चला रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाइए वहाँ पर हल्ला कीजिए, लेकिन हम तो प्रदेश को जाते हैं, हम तो अपने उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आत्मविश्वास। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं अल्पना चौहान जी, देखिए सजेशन सुझाव जो है ओंकार जी की तरफ से ठीक दिया जा रहा है। आप भी सुझाव उनको ठीक दे रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ पर हल्ला शोर मचाने के लिए आप लोग तो हैं, आप लोगों को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ओंकार जी को करना चाहिए, कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का सुझाव बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यतेंद्र कसाना जी हमको लगता है थोड़े निराश नजर आ रहे हैं, या पता नहीं कुछ सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस गठबंधन में खुद को संभाल कर रखा जाए। क्योंकि शिपाल यादव के बाद फिर उधर आजम खान का एक मसला उठा, उसके बाद तो एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी बैंक लूट हो जाती हैं। हाँ। और वहाँ जोधपुर तक लोग पार्टी के लोगों की है। हाँ। कि इन्हें कोई अच्छी बात बताए, क्योंकि अभी ये इतने मदहोश हैं। अभी इनको लग रहा है कि बस चारों तरफ जो है, इनके लिए एक बात है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये कोई भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहते जो इनके विरोध में। अरे ओंकार नाथ जी बड़े हैं और मेरे तो बहुत सम्मानित है, मैं उनको अच्छे से पहले से जानता भी हूँ। वो कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो कहें कि ठीक है, यदि कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको हम लोग अपने। सच बात यह है कि ये लोग मुख्यमंत्री से न मिल सकते हैं न बता सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम है जो चारों तरफ उनसे क्रिएट करा हुआ है। तो ये सब लोग नीचे नीचे बोल बाल के अपना बातें खत्म कर लेते हैं। ये अपनी बात पहुंचाए वहां तक कि भाई ये कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं ये पहुंचा सकते हैं वहां तक। ये बात क्या ये मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से? तो ये सब कहने सुनने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली स्थिति ये है कि ये लोग बहुत घमंड में चूर हैं। कोई अच्छी बात ही सुनना नहीं चाहते। ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया है, कुछ मैंडेट मिला है, कुछ चुराया गया है, दोनों को मिला जुला कर। अच्छा नहीं, एक बात बताएं कसाना साहब, एक बात बताएं। पता नहीं, ठीक है, वो पता नहीं किस तरह का आरोप है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वैसे प्रेम जी ने क्लियर कर दिया आपको। कसाना जी, मुझे लगता है प्रेम जी बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत जानकारी है, और बाकायदा उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि ये दिक्कत सभी पार्टियों के साथ है कि हार जाने के बाद वो पता नहीं किस तरह के आरोप लगाने लगते। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोग से। हार को आप छोड़िए, रहने दीजिए, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे सुनिए ना भाई साहब, सुनिए भाई साहब, कसाना साहब सुनिए, तो कसाना साहब सुनिए, कसाना साहब सुनिए, एक बात मुझे बताइए। हम लोगों ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सरकार कभी उत्तर प्रदेश में नहीं रही। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पहला चुनाव लड़े। हार जीत राजनीति में लगी रहती है, बार बार हार गए, जनता ने नहीं चुना। अरे जो लोग हमारे चुनता है वो भी तो जनता नहीं चुने, वो कोई अंतरिक्ष से तो आए नहीं है। तो इस तरह की बातें ना हो, सकारात्मक एक लोगों ने मैंडेट दिया है, वो लोगों के भले के लिए काम करे। हाँ। ये ना हो कि नहीं, ठीक है, वो भले के लिए करेंगे, भले के लिए करेंगे तभी आगे सस्टेन भी करेंगे। रहने दीजिए उनको। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए भाई साहब, कसाना जी आप लगातार ही बोल रहे हो, सवाल ही नहीं सुनना चाहते हो भाई साहब। जनता की सेवा करें। सुनिए तो कसाना साहब, बहुत छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटे में आंसर दीजिएगा इसको, कि क्या शिपाल यादव के तेवर के बाद जो उनका सियासी तेवर दिखिए आप तो सबको पता है, आजम खान के मीडिया प्रभारी की तरफ से भी तेवर दिखाया गया, बाद में कहा गया जो भी, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि क्यों कह रहे थे मीडिया प्रभारी इस तरह की बातें। इसके बाद क्या लगता है कि आप लोग थोड़े से बैकफुट पर आते नजर आ रहे हो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर के? आप लोग को लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ फैसला ले लेना चाहिए, कुछ ऐसा जो मतलब समाजवादी पार्टी से खुद को अलग कर सके? कसाना साहब, कुछ है इस तरह की कोई रणनीति है जिस पर काम कर रहे हैं आप? इस तरह की देखिए, ये सब राजनीति में चंडू खाने की खबरें हैं, चलती रहती हैं, लोग अपने कयास लगाते रहते हैं।
अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करते रहते हैं। नहीं, कयास तो बात इसमें ये दो है कि खबर थी, अखिलेश दो यादव खबर जी थी, और दो जयंत खबर थी, चौधरी इसमें जी का कोई कयास नहीं गठबंधन था। जो है शिपाल यादव ने भी क्लियर कर दिया, आजम खान के मीडिया प्रभारी की तरफ से भी क्लियर कर दिया, तो इसमें कयास का कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? नहीं लगा रहे शिवपाल जी ने ना। क्या क्लियर ये आप लोगों ने खबर, वैसे तो आप ही लोग के बेहतर जरिए होगा कि खबर आई, हम लोग समाजवादी चलाए। पार्टी के लोग इस बारे में बात करें, परंतु मुझे और हमें और आपको जो चलिए सर, दिखाई मुझे दे रहा पता है हमें नहीं, तो आप कोई लोग खराबी आप दिखाई लोग नहीं दे आप रही है। लोग नहीं बताओगे अभी, बताना भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी आ, ठीक है, अखिलेश यादव के दोस्त हैं या नहीं पता मुझे, लेकिन अभी राजनीतिक दोस्त तो हैं, कब तक रहेंगे साथ ये तो उसी पर निर्भर करता है कि कब तक उनको फ़ायदा मिल रहा है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम जी, एक बात बताइए सर, ये 100 दिन का टारगेट, 2022 की खूब चर्चा कि 2022 में दिखा देगी जनता की बीजेपी कितनी ताकतवर है। इधर कसाना साहब कहते हैं कि हम लोगों को जानबूझ करके हरवा दिया गया, चोर बाजार से सब इस्तेमाल हुआ। ओंकार जी कांग्रेस पार्टी की बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, जिसके पास कोई बात नहीं है कहने के लिए, सिवाय कि बस आरोप लगाएं और अपनी पार्टी की बात ना करें। गौरी जी, विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ। हाँ, विपक्ष की सीटें बढ़ी, यही कहना चाहता था। उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, और सत्ताधारी पार्टी के 12 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो विपक्ष तो मजबूत हुआ है, इसमें कोई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। अब ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और आने वाली चुनौती लोकसभा चुनाव है, तो उसके हिसाब से बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम और आसान हुआ है, खास करके विधान परिषद चुनाव भी है। लेकिन एक बात तय है, आप जो बोल रहे हैं कि आरएलडी को अपना लाइन चुनना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे या न रहे, तो ये जो बातें आप बोल रहे हैं, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी अगर रणनीति बनाती है कि वो 80 में 80 सीटें जीतना चाहती है, तो उनकी नजर ओम प्रकाश राजभर पर भी है, उनकी नजर जयंत चौधरी जी पर भी, दोनों पर है। लेकिन बीजेपी की नजर है, ये बात तो सच है। लेकिन क्या आरएलडी भी इस बात को उसी तरीके से सोच करके बीजेपी की तरफ जाने के लिए तैयार है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अब तक केवल खबरें आई हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हो गई या जयंत जी के साथ में संदेश भेजे जा रहे हैं पास में, लेकिन पुख्ता तौर पर इन दोनों ने खुल करके अपनी बात रखी नहीं। कोशिश आगे भी जारी रहेगी, चुनाव है, रणनीति होती है, राजनीति होती है, तो चीजें तो होती रहेंगी। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो ये कवायद भी नहीं होती, तब ये चर्चा भी नहीं होती कि जयंत चौधरी जी उधर क्यों है, इनको बीजेपी की तरफ लाया जाना चाहिए, या फिर ओम प्रकाश राजभर जी उधर क्यों है, उनको इधर लाया जाना चाहिए। इन दोनों ने विपक्ष को मजबूत किया है, अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन विपक्ष का बेहतर किया है, इस बात को मानना होगा। और यही बीजेपी के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चिंता का विषय है। जी, बहुत बहुत बढ़िया से समझाया आपने प्रेम जी। ये चुनौती भी है, दरअसल ये चुनौती भी है बीजेपी के लिए। और हाँ, बोलिए ओंकार जी, बोलिए। हाँ, आपने जो कहा कि कांग्रेस बात नहीं करना चाहती अपनी और दूसरी बात करती है, तो मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, संस्कृत में कहा गया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। जब जान रहे हैं कि कांग्रेस धाराशाही हो चुकी है, तो बार बार गिरे हुए को आप कहते हो तुम तो गिर रहे हो, मर गए हो 35 साल में। नहीं सर, देखिए ये बड़ी तकलीफ की बात है एक्चुअली, दरअसल ना तकलीफ की बात है। और अब अभी महीने भर नहीं हुआ इस सरकार को, अभी हमें भी चिंता है, हमारी नेता को भी चिंता है, वो बराबर देख रही हैं, तो सुधार करने जा रही हैं। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन में समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए। अच्छा, एक बात बताएंगे सर आप, ओंकार जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मुझे जहाँ तक लगा ऐसा, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ फैसले इधर हुए, प्रदेश उत्तराखंड और तमाम जो कई जगहों पर कई चीज़ों को बदलने की जो कोशिश हुई, बड़े अलग तरह के चेहरे को इंक्लूड किया जा रहा है संगठन के लेवल पर। मैं थोड़ा सा जानना चाहता, कि जनता को भी जानने का हक है ये बात कि इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इस बात को जानने का हक है। मुझे थोड़ा सा बताइए सर, क्या अलग और
युवा चेहरे पर कांग्रेस का फोकस ज्यादा इस बार हो रहा है, नहीं, क्योंकि नहीं, उसे देखिए। बताइए थोड़ा सा। दोनों को लेके चल रहे हैं, और पंजाब में जो इन्होंने चेंज किया है वो बहुत ही अच्छा चेंज किया है। हाँ एक अच्छा रिजल्ट देगा, आप देखिए। हाँ, उत्तराखंड में भी तो मुझे अच्छा ही लगा। इन्होंने किया है, उत्तराखंड में ऐसे मुझे अच्छा उत्तराखंड लगा। में भी किया है। हाँ हाँ और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ अच्छा ही होगा, जिस तरह के करने के प्रयास लीडरशिप कर रही है। हाँ। तो थोड़ा समय देना चाहिए लीडरशिप को भी। और बड़ी हार हुई है, तो छोटी हार नहीं हुई है, हम इसको मानते हैं, स्वीकारते हैं। अल्पना समय चौहान, से हम मेहनत हाँ। करेंगे, और हम समझते हैं कि अगली बार आपको ऐसी निराशा कांग्रेस पार्टी से नहीं होगी जो आज हुई। आप लोग सर हर बार यही बोलते हो, और मैं हर बार एक कहानी फिर बोल देता हूँ कि आज मुझे कैब वाला मिल गया, ऑटो वाला मिल गया, रिक्शा वाला मिल गया, वो कांग्रेस के बारे में हालचाल पूछ रहा था। मैं तो बता ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कांग्रेस का हाल बताना। सुनिए, इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती थी तो पता नहीं लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीत जाएगी, लेकिन जब जीतना शुरू की वो तो लगा कि एकदम तो सर जितना शुरू की है तो है आपके पास, कुछ बताइएगा, कुछ खोल के। सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं, हमारे पास। आपको ढूंढना पड़ेगा ना सर, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओंकार जी तो हैं, ओंकार जी हैं, लेकिन ओंकार जी दिखते हैं डिबेट में, दिखते हैं। क्या ओंकार जी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में करती है? क्या ओंकार जी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी उस वक्त करती है जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आती हैं तो सीधे ओंकार जी को कॉल करके बुलाया जाता है, उनसे सलाह मशवरा ली जाती है? या फिर प्रियंका गांधी आई और ओंकार जी तो सब बातें अपनी अच्छे ढंग से रख रहे हैं, और प्रियंका गांधी के आने के बाद 10-50 लोग घेर लिए, ओंकार जी कहाँ हैं, दिख ही नहीं रहे हैं? अगर एक कल्चर है कांग्रेस में तो इसको मालूम नहीं है। मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, जिसकी चेयरमैन प्रियंका जी ही, उससे 5 ही मेंबर है। हम हैं, सुरेंद्र राजपूत है, अखिलेश प्रताप सिंह है, राशिद अलवी है, यही लोग हैं, और कोई ज्यादा नहीं, वीरेंद्र मदान है। अच्छी बात है, अच्छी बात है सर। ये ऐसा नहीं है। देखिए, समय होता है, हमारी नेता ने बहुत मेहनत किया, बहुत लोगों से कनेक्ट भी बनाया, भाषण भी अच्छा देती है, लेकिन नहीं हो पाया जनता के बीच में, क्योंकि हमारा संगठन कमजोर था। उस संगठन को हम मजबूत करेंगे, जब संगठन मजबूत होगा तो उसके बाद। देखिए सर, आपको सचिन तेंदुलकर ढूंढना होगा, विराट कोहली ढूंढना होगा, बिल्कुल है ना, विराट कोहली ढूंढना होगा। प्रियंका गांधी तो खैर ठीक हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी ढूंढने पड़ेंगे, महेंद्र सिंह धोनी जैसा भी तेज तरार खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा। और जब एक खिलाड़ी मिलेगा तभी ये टक्कर दे पाएगा। योगी आदित्यनाथ और, है ना, नरेंद्र मोदी और कितने बड़े बड़े नेता देखिए बीजेपी में भरे हुए हैं। अल्पना चौहान जी, अब दावा तो किया जा रहा है ओंकार जी के पास कि वक्त आएगा, समय बदलेगा, हम भी मैच जीतेंगे, विराट कोहली भी हमारे पास होंगे, है ना, वीरेंद्र सहवाग भी हमारे पास होंगे, सचिन तेंदुलकर होंगे, प्रियंका गांधी हैं ही, साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी होंगे, और कई नेताओं को इसमें तेज तरार खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। मुझे थोड़ा सा बताइए, ये लाइन कांग्रेस की तरफ से खींची गई है तो बीजेपी क्या हाथ पर हाथ बैठे रहेगी? क्या वो वीरेंद्र सहवाग नहीं ढूंढेगी, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं ढूंढेगी, क्या विराट कोहली नहीं ढूंढेगी, या फिर हैं आप लोग के पास जिसका आप लोग भी सही इस्तेमाल आप लोग कर चुके हैं और भी करना है आप लोगों को भी? अल्पना सुन पा रही हैं आप? लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कसाना जी के पास आता हूं। कसाना जी, एक बात बताइए, फिर भी सर कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए, गठबंधन, क्या 5 साल तक गठबंधन में रहोगे आप लोग? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कसाना जी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जयंत चौधरी, कई लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है और ऐसा लग रहा है कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। वो रास्ता क्या है मैं नहीं जानता कुछ ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं जहां से सत्ता से कुछ मतलब हो आप लोग का। गौरी शंकर जी, आपके वो सूत्र कौन है? पहले तो आप उसको थोड़ा डिस्क्लोज करें, क्योंकि ऐसे कोई सूत्र। अब सर एक बात बताइए, आईबी वाले से कहेंगे, आईबी और राव वाले की सूत्र बता दो तो अपनी जान दे देंगे, लेकिन सूत्र नहीं बताएंगे। अब गौरी शंकर से कह रहे हो अपने सूत्र बता दिए, डिस्क्लोज कर दिए, तो सर मेरी जान आप ले लो, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं। सब कुछ लेकिन पता तो होता है सर, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो सबका प्रयोग समय समय पर अपने फायदे के लिए करती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जयंत चौधरी जी पार्टी के को बढ़ाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में जो किसान वहाँ पर बैठे हुए थे धरने पर, पिछले साल उनकी फसल खराब हो गई थी कपास की, और उसमें लाल सुंडी लग गई थी,
तो हमारी पार्टी जो किसान बेस्ड पार्टी है, जो किसान की बात करने वाली पार्टी है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम ये सब नहीं सोच रहे कि साहब 5 साल हम किसके साथ रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ मिल जाए या वो हमें तोड़ना चाहते हैं। हम भी अपना संगठन के विस्तार पर काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के विस्तार पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक समय था कि चौधरी चरण सिंह इस देश के जो प्रधानमंत्री रहे और हमारी पार्टी के संस्थापक वो ही थे। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जयंत चौधरी साहब जो है युवा है, जोश है, अभी एनर्जी है, तो ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एरिया में जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसी सब पर भी काम हो रहा है। अभी ये सब काम नहीं हो रहा है कि यूपी में हम लोग अमित शाह जी हमें बुला रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी हमें कुछ बुला के कहना चाहते हैं, उस सब पे हमारा ध्यान नहीं। हमारा ध्यान चलिए ठीक है सर, देखते हैं, मैं भी देखना चाहूँगा। मैं 4-5 चीज़ों को बहुत तसल्ली से देखना चाहता हूँ। पहली कि 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है, 100 दिन के बाद क्या होता है उत्तर प्रदेश में। 2 साल मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं 100 दिन पर मेरी नज़र बनी हुई है। दूसरा, जो ओंकार जी और तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जाता है कि अगली बार आप देखिएगा कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहेगा जैसा इस बार देखे हैं। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा कि कांग्रेस अगली बार क्या करती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मुझे कांग्रेस के अंदर बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव है, नए चेहरों पर जोर दिया जा रहा है, अनुभवी चेहरों को तवज्जो देने के साथ साथ नए चेहरे पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी लेकिन इतनी स्ट्रांग है, इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल पार्टी है कि आप इसके बारे में जितना ज़्यादा बातें करोगे उतना ही कम लगेगा। फिलहाल तो उसका जो प्रदर्शन है यही है, लेकिन सरकार इस 100 दिन में क्या क्या करेगी ये मुझे देखना होगा। और यतेंद्र कसाना जी के लिए तो मैं यही कहूँगा, समाजवादी पार्टी के लिए यही कहूँगा कि कमज़ोर तो आप लोग नहीं हो, लेकिन अगर आज़म खान नाराज़ हो रहे हैं, शिवपाल यादव नाराज़ हो रहे हैं, या फिर ओम प्रकाश राजभर इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, या फिर जयंत चौधरी के बारे में कुछ बातें निकल करके आ रही है कि कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा है, तो कमज़ोर तो अभी नहीं है, लेकिन कमज़ोर आपका पक्का हो जाना तय है। बाकी सब सारी चीज़ जनता के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल मैं अल्पना चौहान के पास लूँगा, 20 सेकेंड में उसका आंसर दीजिएगा। अल्पना चौहान जी, मुझे अल्पना चौहान एक बात बताएं, एक शब्द है कि जीत में मदहोश हो जाना, मदहोशी कहीं हावी ना हो जाए, फिर ओंकार जी और यतेंद्र कसाना जी जैसे प्रवक्ता तो फिर बड़ा मुश्किल कर देंगे सवाल पूछ करके। तो मुझे लगता है कि इसका इल्म है बीजेपी के तमाम लोगों को कि जीते हैं तो बहुत डाउन टू अर्थ रहना होगा। बताइए, आवाज नहीं जा रही है सॉरी जी, बोलिए। हाँ, मैं आवाज नहीं सुन पा रही थी, एक बार दोबारा गौरी शंकर। मैं कह रहा हूं कि जीत की मदहोशी जो कही जा रही है, यतेंद्र कसाना ने जो आरोप लगाया, क्या इस मदहोशी से बाहर निकलते हुए या फिर इस जीत को जीत की तरह देखते हुए डाउन टू अर्थ रहने पर आप लोग कायम रहेंगे कि डाउन टू अर्थ काम हम लोग करेंगे? गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निचले स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बहुत डाउन टू अर्थ रहता है। हम किसी परिवारवाद से उपजी हुई पार्टी नहीं है, हम तो जनतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। हमने तो जमीन पर टाटपट्टियां बिछा करके राजनीति करनी सीखी है। और दूसरी चीज जो कसाना जी कह रहे हैं, इस समय में उनकी हालत कसाना जी कह रहे हैं, कसाना जी हंस रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 403 में 400 सीट उन्हीं को आया है, कुंठित है ना, इसलिए वो अट्ठास मार रहे हैं। सपने सजोए थे गौरी शंकर जी, वो सपने टूट गए। जो गठबंधन किया था ये ठगबंधन जनता को नजर आ गया, जनता ने देख लिया। चलिए ठीक है, क्या उनके उद्देश्य थे। वैसे सर यतेंद्र कसाना जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी हंसी जो है ना, आपकी हंसी बड़ी अच्छी लगती, आपकी हंसी बड़ी अच्छी लगती जब बकायदा अमित शाह की तरफ से ऑफर दिया गया था जयंत चौधरी को, बीच में जब आप लोगों का गठबंधन हो गया था समाजवादी पार्टी से, तो आज ये हंसते तो मजा भी आता था। लेकिन अब लेकिन ठीक है, समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। आप सब आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।